क्या कहेंगे? ये पाल बघेल धनगर समाज का 14वां कार्यक्रम है और ये विशेष तौर पे युवक युवती परिचय सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जो लोग बसे हैं वो बाहर से आके बसे हैं, तो शादियों में दिक्कत होती है। ये उद्देश्य इसका होता है। प्लस उसके साथ में आपको पता है कि हम जैसे लोग जो आते हैं राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले, वो इसलिए आते हैं कि लोगों को जागरूक करें कि वो मान सम्मान के साथ जी कैसे सकते हैं। इसलिए हम लोग अपनी बात रखते हैं और जिन लोगों को अच्छा लगता है उस पर गौर भी करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पर पाल बघेल धनगर समाज के लिए है, जिसमें कि युवक युवती परिचय सम्मेलन जो हुआ है, इससे बच्चों की शादियां होंगी और उनको जानकारी मिलेगी कि हमारे समाज यहाँ किस मात्रा में रहता है। समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? समाज के लोगों को तो मैं यही संदेश दूंगा कि एक पहला नंबर है कि ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ें। कहीं भी मन में भेदभाव छल कपट नहीं होना चाहिए। जो मैं देखता हूँ, जिससे मैं पीड़ित हूँ और मैं बोल देता हूँ, इसलिए कुछ लोग मुझे समाज में स्थान देने में हिचकिचाते हैं। और आगे राजनीति में आप जैसा कि जानते हैं, पुराने मेरे जानकार हैं, मैं 5 बार चुनाव लड़ा और यही समाज जब मिलता है चुनाव के समय तो बोलता है यार इससे क्या फ़ायदा। मैं कहा भाई कम से कम ये तो बता सकते हैं कि हम भी लड़ सकते हैं, मदद तो आपकी ज़रूरत है। हमको पता है कोई भी प्रत्याशी अकेला चुनाव जीत नहीं सकता, लेकिन जब उसके विचार उसकी बात ठीक लगेगी, क्योंकि दूसरे लड़ने वाले भी कुछ देते नहीं हैं, देना सरकार को है। मैं राजनीति से प्रेरित हूँ। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब वो चुनाव फतेहपुर से लड़ रहे थे, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैंने उनका मंच संचालन किया और मैंने एक ही बात कही कि हम लोग 15 साल पढ़ाई करते हैं और जब नौकरी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। मैं कहा जब मुझे आप जानते हैं कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरा नाम, पिताजी का नाम सब कुछ मालूम है, उसके बाद जाति और कैटेगरी लिख दो तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आधार कार्ड पैदा हुआ, ये हम लोगों की देन है, क्योंकि ये शुरुआत में आधार कार्ड नहीं था। मांग यही थी कि हमारा एक राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाया जाए। जो मैं 2009 में लोकसभा चुनाव नई दिल्ली से लड़ा तो मेरा मैनिफेस्टो यही था कि सबसे पहले जो उसमें मुख्य बात है, कम से कम दलाली के जो अड्डे हैं, हमारा समाज ईमानदार समाज है और जो योजनाएं सरकार बनाती है उन योजनाओं में ज़्यादातर कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, लेकिन वो घोटाले के अड्डे के रूप में है। चाहे राशन की व्यवस्था हो, मिड डे मील, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। मैं चाहता हूं कि सरकार ईमानदारी के साथ अगर देश से गरीबी मिटाना चाहती है तो पहले वोटर पेंशन कानून। दिल्ली का राजनीति करते हैं और दिल्ली में आपके समाज का एक भी प्रतिनिधित्व तो नहीं इस बार है, इस पर क्या कहेंगे? अफसोस इस बात का है कि हमारे जो प्रतिनिधि समाज के जो राजनीति में हैं वो मानसिक रूप से या तो भगवान राम के भक्त हैं इसलिए भाजपाई हैं, और जो लोग उनके खिलाफ हैं वो दूसरी पार्टियों में समाहित हैं। मैं चाहता हूं कि जो जिसमें वास्तव में काबिलियत हो, इस समाज को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी अकेला नहीं जीत सकता। और मैंने एक जो मेरी बात जहां ख़त्म होने वाली थी, मेरा कहना ये है कि आज दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में धनगर समाज के नाम पर जो लोग पटका डाल के शोर मचा रहे हैं, अगर यही लोग ईमानदारी के साथ सभी समाजों को मिलाकर ये मांग करें कि आधार कार्ड में ही हमारी जाति और कैटेगरी लिख दी जाए तो सब लोग साथ देंगे और काम हो जाएगा। लेकिन जब खाली धनगर धनगर करेंगे तो ये काम देर से होगा और ये लोगों की समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस जब टिकट वितरण करती है तो हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं करता। मैं खुद कहता हूँ जहाँ ब्राह्मण खड़ा हो उसको बोलो भाई कांग्रेस को कितना % ब्राह्मण वोट देता है, जितना ब्राह्मण है उसमें 5%, और 5% तब देता है जब उसको टिकट मिलती है। बनिया समाज पहले जो भाजपा का था, आज केजरीवाल है तो केजरीवाल को वोट देता है, भाजपा को नहीं देता, इसलिए भाजपा गिर गई। और ठाकुर साहब जितने हैं वो सब पहले से भाजपा ही हैं। 2% वोट तब देते हैं जब उनके पार्टी किसी को टिकट देती है। ये ओबीसी समाज अगर तय कर ले कि भाई मैंने किसको वोट करना है, किसकी सरकार बनानी है। आपको पता है मोदी जी झूठ बोल कर आए कि मैं ओबीसी का हूँ, इसलिए ओबीसी ने उनका साथ दिया। आज कांग्रेस जब हमको टिकट नहीं देती, मैं कांग्रेस के मंच पे खड़े होकर कहता हूँ कि अगर कांग्रेस सिर्फ एक नारा लगा दे कि अगर भाजपा ब्राह्मणों को टिकट नहीं देती तो हम केवल मुसलमानों को देंगे, ब्राह्मणों को नहीं देंगे, लोग टूट के उनको वोट देंगे और उनकी सरकार बनेगी। लेकिन वहाँ जो बैठे हैं वो भी वही हैं। वो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस में जगह ना मिले तो भाजपा में मिल जाए, और भाजपा में ना मिले तो यहाँ तो है ही। मैं बार बार इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदार है, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं वहाँ पर जब मंच पे होता हूँ तब भी कहता हूँ कि कांग्रेस में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि वो ओबीसी
कांग्रेस नेतृत्व क्यों नहीं कहता कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना का ये मतलब नहीं है कि मैं पाल बघेल समाज की जनगणना की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, कोई भी है, सब के बारे में कैटेगरी मालूम होगी। तो जिन लोगों का स्तर बहुत नीचे है उनको उठाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन चूंकि मनुवादी सरकार है, अब एक बड़ा नारा और देना पड़ेगा कि इस देश में अमीरी रेखा लागू करो। बार बार ये कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, ये एक दूसरे को सिर्फ लड़ते और लड़वाते हैं, जबकि वही आदमी कांग्रेस में होता है तब भी लूटता है, बीजेपी में होता है तब भी लूटता है, आम आदमी में होता है तब भी लूटता है। अब एक ही नारा देना पड़ेगा कि इस देश में अगर वास्तव में गरीबों के लिए काम सरकार करना चाहती है, ईमानदारी के साथ अमीरी रेखा लागू करके वोटर पेंशन कानून बनाए और सभी को जीडीपी का आधा दे। अगर इसकी शुरुआत में उनको समस्या है तो सबसे पहले महिलाओं को दे। आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था कोरोना में मैं 10% 20 लाख करोड़ दे रहा हूँ। 10% 20 लाख करोड़ है, 100% 200 लाख करोड़ हुआ। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, लेकिन वोटर 90 करोड़ ही है, 100 करोड़ भी नहीं है। एक साल में सरकार एक आदमी के पीछे 2 लाख से ज़्यादा खर्च करती है। मैंने कहा कि अगर 1 लाख रुपए हर आदमी का पहचान पत्र बना हुआ है, उसको एटीएम कार्ड सरकार बनाए और 1 तारीख की सुबह उसमें 8,000 रुपये पहुँच जाएं, तो इस देश में गरीबी, भुखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और शुरुआत अगर करना चाहती है टेस्ट, वो पहले महिलाओं का बना दे, पहले महिलाओं को 8,000 रुपये महीना दे दे, तो उसके बाद ये अपने आप